हेलो फ्रेंड्स, ये रचना रानडे हियर अगेन। आई एम बैक फ्रॉम केरल एंड आज मैंने सोचा चलो 2-3 दिन हो गए एक भी वीडियो नहीं बनाया, आज एक वीडियो बना देते हैं। इन 2-3 दिनों में मैंने क्या किया है बताती हूँ। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द रिक्वेस्ट कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर बनाओ। तो जिस टॉपिक पे ऊपर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया वो आज मैंने टॉपिक उठाया एंड येस, इट्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 3 स्टैंडर्ड्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 3 स्टैंडर्ड्स हैं कि जो मेरे हिसाब से 90% बच्चों ने अच्छे से अभी तक नहीं करे। 800 सीरीज़ एसेज, 800 सीरीज़ में आप सबसे पहले फटाफट समझ लेते हैं 3 एसेज आते हैं, 800, 805 एंड 810। बच्चे मेमोरी टेक्निक बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल एस से कौन सा एस कहाँ पे है वही कैसे समझ में आएगा। तो मेमोरी टेक्निक सुन लो, 800, 805, 810। मेमोरी टेक्निक इज स्पेशल, सिंगल, समरी। स्पेशल का क्या है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो 800 में आता है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर सिंगल अकाउंट एलिमेंट है तो ये 805 में आता है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 810 में आता है। ओके, चलो अगर मैं पहले ऐसे के बारे में बात करूँ विच इज़ अबाउट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, इसका एक फटाफट एग्जांपल दे देती हूँ। इन्फोसिस कहाँ पे लिस्टेड है? इंडिया में लिस्टेड है। तो इनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन्फोसिस के एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो क्या उनको एडीआर्स जो होल्ड करते हैं उनके लिए अमेरिकन लॉज के हिसाब से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे? तो हाँ, बिल्कुल बनाने पड़ते हैं एज पर यूएस गैप। ओके, यूएस गैप क्या हो गया? एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया। अपने हिसाब से जो बनता है उसके लिए आपने बहुत बार ये वर्डिंग सुना होगा, एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये अपने हिसाब से बना। लेकिन किसी स्पेशल तरीके, एक स्पेशल पर्पस के लिए जो बना, अपने यहाँ पे स्पेशल पर्पस, अपने एग्जाम्पल में क्या था? उधर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। ठीक है, तो ये बन गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ये ऐसे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स कवर होते हैं ऐसे नंबर 800 सीरीज में। ध्यान से समझ लो, आज का जो क्विक रिविजनरी क्लिप है इसके ऊपर मैं आपको क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एंड इसके ऊपर क्या टाइप का आंसर बनेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कराने वाली हूँ, राइट। 800 के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको ऐसा ऑडिट एंगेजमेंट मिलता है तो व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स यू विल कंसिडर वाइल एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। बच्चे पूछते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैम ऐसे नंबर 210 एंगेजमेंट में जो टर्म्स, जो टिपिकल पॉइंट्स आते हैं कि मान के चलो एंगेजमेंट के टाइम पे मैं नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, ऑडिट फीस क्या रहेगी, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, क्या मैं वही वापस चिपका सकती हूँ पॉइंट्स? कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये बिल्कुल लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। बट इससे मार्क्स बहुत आपको कम मिलेंगे, 4 में से एक आध नंबर शायद आ जाए। बट हर एक ऐसे में टिपिकल पॉइंट्स लिखे हैं कि एंगेजमेंट के पहले आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे। तो 800 में क्या लिखा? सबसे पहले आपका पर्पस क्या है एंगेजमेंट का, ये ऑडिटर को अच्छे से पता होना चाहिए, मैनेजमेंट ने अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए एंड ये कहीं ना कहीं आपके ऑडिट रिपोर्ट में अलग से मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट पैरामीटर वाइल एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर रिगार्डिंग द पर्पस। अपने एग्जाम्पल में पर्पस क्या था? वो एडीआर वाला, राइट, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट उधर की। दूसरा, इंटेंडेड यूजर्स कौन है? क्या इंटेंडेड यूजर्स नॉर्मल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? नहीं, हर एक एसएफएस के हिसाब से, हर एक स्पेशल एसपीएफ बोलना चाहिए, हर एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से अलग अलग इंटेंडेड यूजर हो सकता है। तो क्या इंटेंडेड यूजर स्पेसिफाइड है? अगर आपको लगता है हाँ ये सब एकदम अच्छे से स्पेसिफाई हो गया है, मैनेजमेंट एंड अपने के बीच एकदम अच्छे से क्लैरिटी है, तो ही एक्सेप्ट करो। तीसरा पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट द एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। कल जाके उधर यूएसए में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए एंड मैंने उसको पूरा ऑडिट किया एंड बाद में पता चला ओहो ये तो गलत है, ये नहीं होना है। तो ये एंगेजमेंट के टाइम पे ही यू शुड बी श्योर दैट ये जो कुछ भी फ्रेमवर्क है दैट इज एक्सेप्टेबल एंड ये मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से चेक किया है। ये मेनली आते हैं 3 एंगेजमेंट पैरामीटर्स, 3 फटाफट एक बार क्विकली रिकैप करती हूँ। पर्पस, जिस चीज़ के लिए बन रहा है। दूसरा, इंटेंडेड यूजर्स एंड तीसरा जो फ्रेमवर्क बनाना है या फिर जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने बनाया है क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये ऑडिटर ने सबसे पहले चेक करना है तभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टिपिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऊपर क्या आ सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशंस जो आप प्लानिंग ऑफ द ऑडिट के टाइम आप करोगे? बहुत सिंपल सा आंसर इसके लिए। प्लानिंग के टाइम पे मैं क्या सबसे पहले चेक करूँगी, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं। दूसरा चीज़ मैं क्या चेक करूँगी कि जो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है क्या वो हर एक ऐसे रेक्विजिट्स ऐसे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, या फिर वो फॉलो करने के लिए मैं अच्छे तरीके से प्लानिंग करूँगी।
अच्छा बच्चे ये भी पूछते हैं 800 अलग सीरीज़ है, तो हाँ है, बट क्या 100 to 700 ये जो सभी एसेस हमने पढ़े, क्या ये सभी एप्लीकेबल होते हैं 800 वाले ऑडिट्स के लिए? तो हाँ हाँ ऑफकोर्स एप्लीकेबल होते हैं। तो ये टिपिकल जो चीज़ है, अब मान के चलो मैं जब भी कोई अपना यूएस वाला अभी जो एग्जाम्पल है, क्या उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं करूँगी? तो एब्सोल्युटली करने वाली। तो क्या 230 वाले रिक्वायरमेंट्स आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। सो ये सभी जो रिक्विजिट्स या फिर जो स्पेसिफिक एसेज है, क्या ये सभी फॉलो हो रहे कि नहीं, या ये सभी फॉलो होने के लिए क्या मैंने कोई चीज़ें एक चेकलिस्ट के तौर पे बनाई कि नहीं, ये सब मैंने प्लानिंग स्टेज में लेना चाहिए। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मटीरियलिटी लेवल सेट करना चाहिए मैंने? तो हाँ, नॉर्मल ऑडिट के जैसे इसके लिए भी मटीरियलिटी लेवल मैंने सेट करना चाहिए। सो आई होप आपको प्लानिंग के लिए समझ में आया। सबसे पहले इंडिपेंडेंस हो सकता है, दूसरा बाकी रेलिवेंट एसेज है वो फॉलो हो रहे कि नहीं, मटीरियलिटी है कि नहीं इन द सेंस मटीरियलिटी लेवल सेट करना, ये सब आप कौन से स्टेज पे चेक करने वाले? ये सब आप प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के स्टेज पे चेक करने वाले हो। इसके लिए रिपोर्टिंग में क्या कुछ स्पेशल चीज़ें आती है? तो रिपोर्टिंग में एक चीज़ सबसे स्पेशल आती है 800 सीरीज़ में, EOM पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा कंपलसरी आना है विद स्टेट्स कि इसी पर्पज़ के लिए ऑडिट हो रहा है, यही इंटेंडेड यूजर्स है, इसके लिए एक प्रॉपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है। आई होप थीम ऑफ 800 इज क्लियर। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके ऊपर आएगा ये भी क्लियर है। 805 व्हाट डज इट टॉक अबाउट? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑडिट ऑफ सिंगल स्पेसिफिक आइटम या फिर अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैम एग्जांपल क्या है? समझ लो, एग्जांपल बड़ा सिंपल है। मुझे ऑडिट मिला कि ऑडिट सिर्फ बैलेंस शीट का करके दो, मुझे ऑडिट मिला सिर्फ P&L का ऑडिट करके दो, या फिर सिर्फ कैश फ्लो का ऑडिट करके दो, ये हो गया ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर मुझे ऑडिट मिला कि सिर्फ कैश एंड बैंक का ऑडिट करके दो, या फिर मुझे सिर्फ डेटर्स का ऑडिट करके दो, ये हो गया ऑडिट ऑफ सिंगल एलिमेंट या फिर अकाउंट, राइट, या फिर स्पेसिफिक आइटम। अब इस ऐसे के ऊपर क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैम? अगेन वही क्वेश्चन आ सकता है कि एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आप क्या क्या पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे। वही बातें आते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि स्पेसिफिक जो एसेज है वो फॉलो हुए कि नहीं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके इसमें आता है कि सिंगल अकाउंट का मुझे ऑडिट करने के लिए बोला है, मान के चलो सिर्फ डेटर्स का। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला था कि सभी एसेज कंप्लाई होते कि नहीं चेक करना, लेकिन कभी कभी आपको हर एक ऐसे कंप्लायंस चेक नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे ऑडिट मिला है सिर्फ डेटर्स का, क्या मैं ऐसे 570 की रिक्वायरमेंट्स, 570 कौन सा है? गोइंग कंसर्न, क्या मैं सिर्फ डेटर का ऑडिट करके गोइंग कंसर्न के ऊपर कमेंट कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कमेंट कर सकती। तो इसके लिए क्या मुझे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्या मैनेजमेंट ये देने के लिए तैयार है कि नहीं है? क्या ये मैंने सब एंगेजमेंट के टाइम पे मैंने चेक करना चाहिए? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। एंगेजमेंट के टाइम पे ही, जहाँ ये लिमिटेड एंगेजमेंट है, समझ लो बच्चों, लिमिटेड है कि मुझे सिर्फ डेटर्स का मिला है या सिर्फ सेल्स का मिला है, तो ऐसे टाइम पे मैंने एंगेजमेंट के टाइम पे ही मैनेजमेंट से बोलना चाहिए कि ये चीज़ों के बारे में मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा, हाँ या नहीं, इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो क्या? मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो सिर्फ इस अकाउंट से रिलेटेड होगा, ये सिर्फ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिमिटेड होगा, चलेगा कि नहीं बोलो? अगर हाँ तो ही मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूँगी। मोटा मोटी ऊपर से समझ में आ गए पॉइंट? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि अगर ऑडिट रिपोर्ट बननी है तो क्या स्पेसिफिक पैरामीटर्स हो सकते हैं? ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान से समझ लो, एक चार्ट फॉर्मेट में बता रही हूँ। क्या हो गया है, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट हो गया तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपका ऑडिट ओपिनियन था एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर। तो क्वेश्चन इज, क्या मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो मैं ऑडिटर हूँ, क्या मैं क्लीन ओपिनियन दे सकती हूँ? प्लीज ट्राई एंड विजुअलाइज द सिचुएशन। फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स है, मतलब क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? हाँ। मटेरियल एंड परवेजिव है? हाँ। तो क्या ये बोलना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है बट बैलेंस शीट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है? हाँ, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। इसीलिए ध्यान से सुनो, अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है तो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकते। इट्स नॉट अलाउड, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सेंस। बट अगर मैं यही सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सिंगल एलिमेंट के बारे में बात करूँ, एलिमेंट अकाउंट आइटम के बारे में बात करूँ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे, बट मुझे ऑडिट मिला है सिर्फ और सिर्फ, मान के चलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, या फिर मुझे ऑडिट मिला है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स रिलेटेड का, तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये ट्रू एंड फेयर है, इस अकाउंट में कोई टेंशन नहीं? तो ऐसे केसेस में इसका मैं ओपिनियन क्लीन दे सकती हूँ। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि लॉ ने प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, मतलब लॉ में ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि आप फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर एडवर्स दे रहे हो तो इधर आप क्लीन नहीं दे सकते। अगर लॉ ने प्रोहिबिट किया तो ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, जनरली आइटम बिलो मटेरियलिटी वाला होना चाहिए, ओके। एंड तीसरा,
आप ये ओपिनियन जो सिंगल अकाउंट के ऊपर का जो क्लीन ओपिनियन दे रहे हो, ये आप आपके नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट जिसमें एडवर्स ओपिनियन है उसके साथ जोड़ना मत। क्यों, ये क्यों रिक्वायरमेंट है? अरे शेयर होल्डर्स परेशान हो जाएंगे। शेयर होल्डर को थोड़ी ना ऐसे 805 अच्छे से पता है, हर एक शेयर होल्डर को नहीं पता होगा ना, तो शेयर होल्डर पागल हो जाएगा। एक में भैया बोल रहे हो एडवर्स, दूसरे में आप बोल रहे हो क्लीन, मजाक है क्या? सो शेयर होल्डर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपके दो ऐसे टोटली ऑपोजिट ओपिनियंस है तो ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट्स एक साथ नहीं जाने चाहिए। आई होप 805 का क्रक्स समझ में आ गया। दो टाइप के क्वेश्चंस, एंगेजमेंट वाला क्वेश्चन एंड ऑडिट रिपोर्टिंग के टाइम का क्वेश्चन, दोनों भी समझ में आ गए। तीसरा ऐसे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे नंबर 810 दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, मैंने मेमोरी टेक्निक क्या बोला, स्पेशल सिंगल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज्ड फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब शेड्यूल 3 का हर एक जो बारीक डिस्क्लोजर है ये नहीं दिया है अभी, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो अगर ऐसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको ऑडिट करने के लिए बोला तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे? पहला पॉइंट सबसे ज़बरदस्त, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो बोलता है कि अगर आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, अगर आप एज गुड एज अगर आप स्टैट ऑडिटर हो तो ही आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर बन सकते हैं। मतलब अगर आपने ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आपने एक सिंगल अकाउंट एलिमेंट का ऑडिट किया है एंड आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मिल रहा है, तो क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, फर्स्ट पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट सेज दैट अगर आप फुल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करे हो तो ही आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो उन्होंने एप्लीकेबल क्राइटेरिया यूज़ किया है समराइज करते वक्त, तो क्या ये एक्सेप्टेबल, क्या ये क्राइटेरिया जो इन्होंने समराइज करते वक्त यूज़ किया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है? क्या ऑडिटर को एक्सेप्टेबल है? क्या? अगर हाँ तो ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो। तीसरी चीज़, अपने नॉर्मल वाले मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है क्या? अदरवाइज कल ऑडिटर को ही बुलाएगी एंड बोलेगी चल तू ही अपने लिए समरी बना दे, नहीं चलेगा। मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट हो रहा है तो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो यूजर्स है उनको मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनका भी एक्सेस मिलना चाहिए। एक बार रिपीट करती हूँ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गेट एन एक्सेस टू द मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक जनरल सेंटेंस है, इसमें एक ही एक्सेप्शन आता है, एज यूजुअल अनलेस इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ ने ही अलाउ बोला कि हाँ ठीक है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले यूजर्स को फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में एज एन ऑडिटर प्लीज़ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यू शुड थोरोली चेक कि लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है। कभी कभी लॉज, फॉरेन लॉज में ऐसे कोई लिखा होता है कि ऐसे केस में एटलीस्ट उन्होंने वेबसाइट पे कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर देना होना चाहिए कि अगर जिनको देखना है तो भाई यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, सो लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली चेक करो। इसके ऊपर दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन दूसरा टाइप का इसके ऊपर जो आ सकता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मिला तो आप क्या क्या करोगे? व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स यू विल गो थ्रू। सबसे पहले आप चेक करो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से कि जो कुछ भी डिस्क्लोजर्स दिए वो बराबर से डिस्क्लोज किया कि नहीं। अदरवाइज समरी किया इतना समरी किया कि कुछ समझ में ही नहीं आया, नेचर ऑफ अकाउंटिंग आइटम ही समझ में नहीं आया। जैसे मैंने अगर मान के चलो 800 सीरीज़ के ऊपर 30 सेकंड्स में वीडियो बनाया, भाई आपको उसके डिटेल समझ में आएगी? 5 सेकंड में वीडियो बना दिया, सिर्फ नाम बता दिए, क्या समझ में आएगा आपको? डज इट मेक सेंस? नो। सो वैसे ही जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो क्या एडिक्वेटली नेचर डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चेक करो। दूसरा जो मैंने अभी बोला था, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपनी हो रहे कि नहीं, इसके रिलेटेड आप ऑडिट प्रोसीजर्स करो। अगर नहीं तो मैंने बोला ऐसे लॉ रेगुलेशन वाला पॉइंट आता है, इफ अगर लॉ ने बोला तो ही ये मतलब चलेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसएफएस का डेटा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं, ये अपने चेक बिल्कुल करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल एफएस में कुछ अलग ही फिगर्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में अलग एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इसमें अलग ही आ रहा है, ये नहीं होना है। ये अपने मैच करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो मिसलीडिंग तो नहीं है ना, चेक करो। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने बोले प्रोसीजर्स के लिए। लास्ट इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, रिपोर्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्या? तो हाँ बिल्कुल है, रिपोर्टिंग की ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपका मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर क्वालिफाइड है या फिर इसमें यूएम डाला है या फिर ओएम डाला है तो आपको ये चीज़ आपके एसएफएस के ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट एडवर्स दे चुके हैं या फिर डिस्क्लेम कर चुके हैं तो आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिनायल ऑफ ओपिनियन पैरा देना पड़ता है। मेरे हिसाब से डिनायल ऑफ ओपिनियन पैरा इज एज गुड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा आपको देना पड़ेगा।